हेलो दोस्तों, मैं रघु कुशवाहा अपने चैनल ज्ञान मुद्रा अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग पिछली वीडियो में जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने भूगोल और इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा की थी। तो कल की वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण मैंने उस वीडियो को वहीं पर छोड़ दिया था। तो आज दूसरी वीडियो में, यानी कि उसके दूसरे पार्ट के अंतर्गत, मैं आपको इसमें सारे विषय के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। और अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कम से कम 30 से 40 प्रश्न इन्हीं पॉइंट से आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो भारत की राज्य व्यवस्था से कम 15 से 17 प्रश्न आने की सीधी सी संभावना यहाँ पर है। और अगर हम भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखें तो वो हम देखेंगे कि अधिनियम, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियम पारित हुए थे और बाद में चल के जब वो भारतीय संविधान के स्रोत बने तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अधिनियम के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। और अगर हम बात करें तो जो विदेशों से भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि वो काफ़ी बार मिलान के लिए या युग में सुमेलित करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। अब अगर अगले भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अगले महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें तो वो हमारे हैं अनुच्छेद, ठीक है, और संविधान संशोधन। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं और आपके जो राष्ट्रपति और सांसद से संबंधित जितने भी ये अनुच्छेद होते हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ और उसके अंतर्गत कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो उसमें दो टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो, वो दोनों टॉपिक काफ़ी बड़े भी हैं लेकिन आपको उनके बारे में पढ़ना होगा। एक तो संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना होगा और एक संसद के बारे में। इन दोनों को आप अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न मैंने देखा है कि यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, और भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम लोग अब अगले टॉपिक्स की बात करें तो वो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुसूचियाँ। इनसे भी सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में क्या है और कौन सी अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो राज्य व्यवस्था से बनने वाले आप ज़्यादातर प्रश्नों को वहाँ पर हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो वो है जीव विज्ञान। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से। ठीक है, तो इससे प्रश्न की जो आने की संभावना है वो आपकी है 9 से 11। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो वो है मानव पोषण। ठीक है, मानव पोषण के जितने भी घटक होते हैं जैसे विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, जल होता है, आप लोगों को इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और मोस्टली मैंने यहाँ पर विटामिन लिखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि विटामिन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, और अगले अगर हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो वो है मानव रोग एवं उपचार। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि काफ़ी यहाँ से जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ये ऐसे करके काफ़ी रोगों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो मानव में होते हैं। तो आपको उनके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान के अंदर बनते हैं आपके। ठीक है, और अगर एक और जीव विज्ञान के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो फिर वो होता है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। यहाँ से आपको हमेशा मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिलान के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली भी वीडियो में कि बहुत सी चीज़ें जीएस के अंतर्गत ऐसी हैं कि जिन्हें आप एक लिस्टिंग में करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, चाहे वो प्रमुख शाखाएं हो। अगर हम भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी बात करें तो अधिनियम लिस्टिंग करके पढ़े जा सकते हैं, अनुच्छेद या फिर संविधान संशोधन। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए, ये हमेशा से ही काम आपके लिए आएगी। तो अब अगर हम लोग अपने
अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत आपको पता होगा कि 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर यूपीपीसीएस प्री अपने पेपर में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखें तो पहला टॉपिक जो हमारा आएगा वो है भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा से ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इनके बारे में। अब अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है मापक यंत्र एवं पैमाने। ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी आप आराम से लिस्टिंग करके इनको पढ़ सकते हैं और ये पूछे भी उन्हीं संदर्भ में जाएंगे, हमेशा आपको मिलान के लिए इससे पूछा जाता है। और भौतिक विज्ञान के अंदर 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको पूरा पढ़ना है। एक आपका हो गया प्रकाश, एक हो गया आपका ध्वनि और एक हो गया आपका विद्युत। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, इनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं और इनको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम लोग अगले टॉपिक्स की बात करें तो एक टॉपिक और हमारा आता है वो है न्यूटन के नियम। जितने जैसे न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वहाँ पर एक उदाहरण दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि ये न्यूटन के कौन से नियम से संबंधित है, तो आपको उसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगले टॉपिक्स की बात करें तो वो रसायन विज्ञान है आपका, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री। इससे आपके 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना है। और अब देखें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो जो रसायनों के नाम होते हैं, ठीक है, जो रसायनों के व्यापारिक नाम होते हैं आपको वो पता होना चाहिए, और उन रसायनों का प्रयोग क्या होता है। जैसे डेली लाइफ में हम रसायनों का प्रयोग होता है, फिर बहुत से उद्योगों में उनका प्रयोग होता है, तो वही आपको पता करना है कि कौन सा रसायन किस उद्योग में प्रयोग होता है और उस रसायन का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम लोग यहाँ से देखी हम लोगों ने रसायन विज्ञान के अंतर्गत, और यहाँ से क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो अपनी है 1 से 2, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। देखिए पहले क्या था कि पर्यावरण के अंतर्गत क्वेश्चनों की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ही अब आप देख रहे हैं कि एक करंट सिचुएशन में इनके जो अपने इन्वायरमेंट के इशू हैं वो कंटिन्यूस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में क्या हो रहा है कि आयोग भी अपने जो पेपर में इनकी संख्या को, इनके प्रश्नों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है। तो जैसे पिछली बार अगर हम बात करें तो कम से कम नहीं तो 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, तो इस बार भी कुछ संभावना है कि 12 से 13 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये टॉपिक आप सबसे पहले तैयार करेंगे। देखिए खाद्य श्रृंखला, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और प्रदूषण, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से कुछ छोड़ देना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन कंटिन्यूस इनसे बनते रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो पर्यावरण के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो ये है कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कौन सा इम्पोर्टेंट प्रावधान उसमें पारित किया गया है, क्या उसके द्वारा कौन सा प्रावधान किया गया है। और यहीं पे हम लोग जो प्रमुख पर्यावरण संगठन होते हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है और उनका कार्य क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको, 3 चीज़ें आपको उस संगठन के बारे में पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखें तो वो हमारे हैं जो जितने भी राष्ट्रीय पार्क होते हैं, बाघ रिजर्व होते हैं या फिर अभ्यारण्य होते हैं। आपको पता होगा कि इनसे लगातार क्वेश्चन युग्म या फिर सुमेलन के रूप में पूछा जाता रहा है और हमेशा से इनके बारे में आपको यही पता करना है बस कि कौन सा ये क्या बोलते हैं अपना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और एक और अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें पर्यावरण के अंतर्गत तो ये आपका है कि जो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जितनी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हाथी परियोजना है, शेर परियोजना है, कछुआ संरक्षण परियोजना है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये परियोजना कब स्टार्ट हुई, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या इसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो है भारतीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी। तो इससे 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना आपकी बनती है, ठीक है, कितने, 2 से 3। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय कृषि के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो फिर हम देखेंगे कि जो
ऋतु के आधार पर हम लोग जो फसलों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा खरीफ की फसल होती, खरीफ ऋतु होती है, जायद ऋतु होती है, रबी ऋतु होती है, तो इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और मतलब एक ऋतु का टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पर। तो अब भारतीय कृषि के अंतर्गत अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखें तो वो है फसलों की किस्में। किस्में यानी कि फसलों की प्रजातियाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक फसल की कितनी प्रजाति, मतलब कितनी कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे धान की, गेहूँ की, तो इनकी कौन कौन सी प्रजातियाँ, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। और दूसरा जो फसलों में लगने वाले रोग होते हैं उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक तो फसलों की किस्में और दूसरा उन फसलों में लगने वाले रोग। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। और एक चीज़ यहाँ भारतीय कृषि के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मृदा। मृदा को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि लगातार मैंने देखा है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है और कहीं इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। और कृषि के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कि भारत के प्रमुख कृषि संस्थान। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत के जितने भी प्रमुख कृषि संस्थान हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर कृषि के अंतर्गत हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो है कृषि क्रांतियाँ। तो कृषि क्रांतियाँ जो भी हैं आपको उनमें से दो के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लेना है, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड एक हो गया जो श्वेत क्रांति, और एक आपका हो गया हरित क्रांति। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। बाद बाकी जो क्रांतियाँ जितनी भी हैं उनके बारे में बस इतना पढ़ना है कि कौन सी क्रांति किस से संबंधित है, बस, ठीक है। तो इससे आपका कृषि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक और नहीं लिखा है, हाँ, एक टॉपिक यहाँ पर जो फसलों के उत्पादन के जो नवीनतम आंकड़े होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनसे क्वेश्चन कंटिन्यूस बनता रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो भी नवीनतम आंकड़े होते हैं फसलों के उत्पादन के वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे अपना जो कृषि है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखिए इसमें क्या होता है कि दो पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक पोर्शन में तो कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से कुछ आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो अपने आजकल डायनेमिक से बन रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स आधारित होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और जितनी भी आर्थिक घटनाक्रम होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपका जो अर्थव्यवस्था से बनने वाले प्रश्न हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक्स की तो वो आता है उत्तर प्रदेश विशेष। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा से बन के आते रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि यूपीपीसीएस हमेशा से ही क्वेश्चन पूछता है। मैंने देखा कि वो कुछ पूछता नहीं है, कुछ यही टॉपिक है, इनसे ही लगातार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम देखें कि जितने भी इम्पोर्टेंट संगीत घराने हैं और उनके संगीतकार हैं, तो एक इनसे सुमेलन करने के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सा संगीतकार किस घराने से संबंधित है, या फिर वो किस विधा में माहिर है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। और बहुत से जो क्या बोलते हैं, जो ये वाद्य यंत्र होते हैं, इनको बजाने वाले कौन है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन क्या बजाता है। अब अगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो ये आता है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव विहार हैं, पक्षी विहार हैं, या फिर रामसर साइट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रामसर साइट या फिर पक्षी विहार या फिर जो वन्यजीव है, वन्यजीव विहार है, वो कहाँ पर स्थित है, आपको उसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो हम देखेंगे कि एक और टॉपिक पूछा जाता है लोकगीत और लोक नृत्य। दो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे यूपीपीसीएस कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है कि कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम
और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो आता है उद्योगों की अवस्थिति। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न हमेशा से ही बनता रहा है। तो कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद हो गया, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख संस्थान हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित जितने भी प्रमुख संस्थान हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, और एक टॉपिक और बचता है, वो आपका है उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 2011 के अंदर जो सेंसस के आंकड़े हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो जीएस के सामान्य अध्ययन के जो विषय थे, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, और मेरा मानना ये है कि आप अभी तक जितना पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप परीक्षा को अच्छे से और सही से, मतलब एक स्ट्रेटजी बना के क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि आप इसमें भी कहें कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले इनको तैयार करना होगा। और यहाँ पर एक टॉपिक और है, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स क्या है कि वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप मतलब 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार रखिए अपना। और अगर आप करंट अफेयर्स और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते तो यकीन मानिए आपके 60 से 70 नंबर तो सीधे यहीं से हो जाएंगे इन टॉपिक से। ठीक है, करंट अफेयर्स और जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं। तो फिर ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करिए और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू।